हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी हसलर्स। कैसे हैं आप? होप यू आर ऑल वेल। गाइस, पिछली वीडियो का आपने बहुत अच्छा रिस्पांस किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को लगा कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सीख रहे हैं। गाइस, पिछली वीडियो में हमने इसका हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पर मैंने आपको डिस्काउंट्स के बारे में बता दिया था कि कैश डिस्काउंट क्या होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट्स क्या होते हैं और उनका किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। और आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं और जो टॉपिक हम आज इसमें कवर करने वाले हैं वो है हमारा कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स है। इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि ये स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, ओपनिंग एंट्री क्या होती है, किस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका आइटम है बैड डेब्ट्स। हम जानते हैं बैड डेब्ट्स क्या है, मनी इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। जो पैसा हमें डेटर से नहीं मिल पाता उसको हम बैड डेब्ट बोलते हैं। किस तरीके से रिकॉर्ड होता है, इसके मैंने आपके लिए दो पार्ट कर दिए हैं कि टोटल अमाउंट डूब गया, कुछ नहीं मिला, या उसका पार्ट मिल गया। अगर हमारा टोटल पैसा जितना हमें डेटर से लेना है नहीं मिलता तो वो टोटल बैड डेब्ट्स में ट्रांसफर हो जाता है। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा जिससे रिसीव करना है, कस्टमर पर्सनल अकाउंट। अगर हमें कुछ पार्ट मिल जाता है तो जितना मनी हमने रिसीव कर लिया है उसको हम कैश में दिखा देंगे और जो पैसा डूब गया है उसे हम बैड डेब्ट्स में दिखा देंगे। या कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड, दिस इज द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड एंड कस्टमर्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कस्टमर का अकाउंट हमारी बुक में डेबिट हो रहा है, हम क्रेडिट करके उसका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। इस एंट्री का यही पर्पस है कि अब हमें कस्टमर से फर्दर कोई पेमेंट नहीं मिलेगा और हम उसके अकाउंट को अपनी बुक से क्लोज कर देते हैं। इसको यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकली एक्सप्लेन किया है। जैसे कि इसके मैंने दो पार्ट बना लिए हैं। एक पार्ट में टोटल अमाउंट जो है इरिकवरेबल है और दूसरे पार्ट में पार्ट ऑफ द मनी इज इरिकवरेबल। 1000 ड्यू फ्रॉम राम आर इरिकवरेबल। हमें राम से 1000 लेना था लेकिन वो नहीं मिला, तो हमने ये लिख दिया बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू राम एंड मनी बीइंग ड्यू फ्रॉम राम इज नॉट रिकवर्ड। ये टोटल अमाउंट हमने बैड डेब्ट में ट्रांसफर कर दिया। सेकेंड पार्ट में श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट 75 पैसा इन ए रुपी। हमें श्याम से 1000 लेना था, सोचो 1000 का हमें केवल 75 पैसा मिला है। 75 पैसे का मतलब 75 अपॉन 100 और अल्टीमेटली 75%। हमें इसका 75% 750 मिल गया, तो उसको हमने कैश लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू श्याम, और यहाँ पे हमने श्याम का अकाउंट क्रिएट कर दिया। तो आई थिंक आपको ये बैड डेब्ट की कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी कि बैड डेब्ट जो है इरिकवरेबल अमाउंट है। अगर हमें टोटल अमाउंट नहीं मिलता तो बच्चों हम उसको बैड डेब्ट्स में ट्रांसफर कर देते हैं, और अगर कुछ पार्ट नहीं मिलता तो जितना हमें रिसीव हो गया उसको हम कैश में दिखाते हैं और जितना नहीं रिसीव हुआ उसे बैड डेब्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट आइटम है बैड डेब्ट रिकवर्ड। अब हमने अपनी बुक से तो डेटर्स का अकाउंट क्लोज कर दिया, कस्टमर का अकाउंट क्लोज कर दिया। इन फ्यूचर अगर कस्टमर को कहीं से पैसा आता है, वो हमारे मनी को वापस करना चाहता है, तो हम उसको किस हेड से लेंगे? वो हमारी फिर इनकम मानी जाती है, क्योंकि बुक में तो उसका अकाउंट नहीं चल रहा, तो हम उसको क्या दिखाते हैं? इनकम। तब जो कैश आ गया हम लिखेंगे कैश, ये कैश में दे रहा है, ये चेक से दे रहा है, तो कैश के लिए कैश और चेक के लिए बैंक। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। रिसीव 2000 फ्रॉम सुबोध विच वर रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में हमने सुबोध से 2000 रुपीज रिसीव करना था और वो उसने नहीं दिया, तो हमने उसे बैड डेब्ट में ट्रांसफर करके उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। अब उस पर कहीं से पैसा आता है और वो हमारा पैसा वापस करता है, तो हमने नॉर्मल एंट्री बना दी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। आपको समझ आ गया होगा कि ये बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या होता है, किस तरीके से हम इसको फर्दर रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट। अब हम बात कर रहे हैं एसेट्स की। मैंने आपको पहले भी बताया था और आपको पता होगा कि जब हम गुड्स की सेल परचेज करते हैं तो परचेज टर्म यूज करते हैं, लेकिन एसेट की सेल परचेज करते हैं तो हम एसेट का नाम लिखते हैं। जैसे कि हम अगर फिक्स एसेट सेल कर रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे? फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। अगर हम कैश में खरीद रहे हैं तो कैश में, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक। और अगर हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो हम सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये तीनों टर्म यहाँ पे क्लियर कर दिए और आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम फिक्स एसेट को सेल कर रहे हैं
तो फिक्स एसेट को सेल कर रहे हैं तो कैश या बैंक से ले रहे हैं तो कैश बैंक आ जाएगा, और अगर हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो बायर का अकाउंट आ जाएगा और टू फिक्स एसेट। और अगर हम इसे प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा या प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर हम इसको लॉस में सेल कर देते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये सारी कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे कोशिश की है कि आप एक ही एंट्री से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर ले। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट है तो हमने इसको शो कर दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। नेक्स्ट हमारा आइटम है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी और एंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब कोई भी एसेट जब तक हम यूज नहीं करते उसमें जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, जो भी खर्चा करते हैं, वो उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एसेट हमने यूज नहीं किया है और परचेज किया है तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि मशीनरी या बिल्डिंग हम परचेज कर रहे हैं और इसमें हमने कोई भी इसका इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हैं, मशीन को इंस्टॉल किया है, उसकी कोई कैबिनेट बनवाई है या उसके लिए कोई अलग से एक्सपेंडिचर किया है, उसकी कोई भी ट्रॉली या और कुछ चीज़ परचेज की है, तो वो अलग से किसी अकाउंट में जाएगी, मशीनरी अकाउंट में जाएगी। इवन अगर हमने मशीनरी को लाने में वेजेस पे किए तो वो वेजेस भी वेजेस अकाउंट में ना जाके मशीनरी अकाउंट में जाएगी, और जैसे भी पेमेंट किया कैश या बैंक से अकॉर्डिंगली हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब एक आइटम आपका बहुत कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा, ये होता है सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो बहुत ही इमैटेरियल होते हैं, जिसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें प्रॉपर हेड्स की जरूरत नहीं पड़ती, हम उनको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस में या मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। आप लोग समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल नॉमिनल से अमाउंट्स होते हैं, तो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया कि सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ये बच्चों छोटी छोटी टर्म्स हैं जहाँ पर कि कंफ्यूजन होता है, तो मैंने यही कोशिश की है कि मैं आपके जो माइनर पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करूँ जिससे कि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो आपको समझ आया होगा कि ये सन्ड्री या मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, वो एक्सपेंसेस जो कि ड्यू हैं, हमने पे नहीं किए, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो चूंकि ये पेबल है इसलिए क्या ये हमारी लाइबिलिटी है। एग्जाम्पल लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, हमें 12,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि सैलरी ड्यू है, पे नहीं किया है। तो सैलरी तो है, बिजनेस का खर्चा है, इसलिए सैलरी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और बड़ी छोटी सी नरेशन लिखो, बीइंग सैलरी ड्यू। जैसे आउटस्टैंडिंग है ऐसी प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग ड्यू बट नॉट पेड, प्रीपेड पेड इन एडवांस। इसको हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया तो उसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, तो इसलिए ये हमारी क्या कहलाएगी, एसेट कहलाएगी। चलो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। प्रीपेड रेंट 3,000, यानी कि हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया इसलिए हमारी लायबिलिटी है, ये हमारी एसेट है। एक्रूड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट ड्यू, तो यानी कि एक्रूड इनकम क्या है, इनकम रिसीवेबल है या अर्न हो गया अभी ड्यू नहीं हुई है, वो सब एक्रूड इनकम कहलाती है। एग्जाम्पल लेते हैं एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन है तो एक्रूड कमीशन अकाउंट क्योंकि रिसीवेबल है, एसेट है, डेबिट हो गए, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिटेड, और कमीशन हमारी इनकम है इसलिए कमीशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये वो इनकम है जो हमने एडवांस में रिसीव कर ली है और उसका जो हमें सर्विसेज है वो नेक्स्ट ईयर में पे करनी है, राइट। तो इसलिए ये क्या कहलाती है, एक तरीके की हमारी बिजनेस की लायबिलिटी होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, हमने एडवांस में रेंट रिसीव कर लिया, राइट। तो रेंट हम इसको फिर एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, एडवांस रेंट हमारी लायबिलिटी है और रेंट जब रिसीव किया था तो हमने उसको क्रेडिट किया था, अब उसको रेंट को डेबिट करके उतने अमाउंट को एडवांस रेंट में ट्रांसफर करेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट इन एडवांस अकाउंट, और ये हमारी लायबिलिटी है। नेक्स्ट आइटम हमारा जो है ये है आपका बच्चों डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन हम जानते हैं कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू यूज एंड वेयर एंड टेयर। हम फिक्स एसेट में जो भी यूज करने में उसकी वैल्यू कम होती है वो डेप्रिसिएशन होता है, और डेप्रिसिएशन हम कभी पे नहीं करते, ये हमेशा चार्ज करते हैं। पे का मतलब कैश, तो बच्चों हम कैश में नहीं पे कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से क्या करते हैं, हम एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लिया है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वैल्यूड ₹80,000। अब देखो ध्यान से देखो, हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि पे डेप्रिसिएशन, हम क्या कह रहे हैं, चार्ज डेप्रिसिएशन। चार्ज का मतलब एडजस्टमेंट करना। डेप्रिसिएशन एसेट लॉस है, डेबिट हो गया, और जब हम एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% चार्ज ऑन मशीनरी वैल्यूड 80,000। आपको ये सारी टर्म समझ में आ गई होंगी। तो ये कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन थे जो कि डिफरेंट मीनिंग शो करते हैं, तो हमें इनको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना जरूरी है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारी बात होती है ओपनिंग एंट्री की। जब हम ईयर के एंड में अपने बुक्स को क्लोज करते हैं तो हम पे 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। आप लोग जानते हैं कि हम पे 3 अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट्स हैं, रियल अकाउंट्स हैं एंड नॉमिनल अकाउंट है। जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो कौन से अकाउंट होते हैं बेटा, वो होते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के। तो हम इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं, तो बंद हो गए, क्योंकि एक्सपेंसेस जो होते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अब हमारे जो पर्सनल और रियल अकाउंट्स हैं इनको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर के, उनकी बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर के लिए लेकर जाते हैं। तो उन बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर में जब हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो नए ईयर की बुक में जो पहली एंट्री रिकॉर्ड होती है उसे क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री। जैसे हमने ईयर में क्लोज कर दिया तो नेक्स्ट ईयर में जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो फर्स्ट एंट्री जो होगी वो बैलेंसेस को फॉरवर्ड करने की होती है, और हम उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्रीज। या इस तरीके से हम पहली एंट्री क्या बनाते हैं, ओपनिंग एंट्री। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। और वैसे इसका रूल ही होता है, जब हम ओपनिंग एंट्री बनाते हैं तो सारी एसेट्स को डेबिट करते हैं और सारे लाइबिलिटीज के बैलेंसेस को क्रेडिट करते हैं। तो पर्सनल बैलेंसेस में भी डेटर्स को डेबिट करते हैं और क्रेडिटर्स को क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका एक इजी ऐसा वे सीख लिया कि एसेट्स को डेबिट करना है और लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है। डेटर्स पर्सनल अकाउंट में दो ही होते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स को डेबिट करना है और क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना है, और ये आपकी ओपनिंग एंट्री तैयार हो जाएगी। उसमें लिख देते हैं बीइंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, राइट। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको आएगी कि कभी हम लोग जो सिस्टम फॉलो करते हैं बेटा वो डबल एंट्री सिस्टम होता है, और डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि हमारी दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। कभी आपका ऐसा आएगा कि दोनों साइड मैच नहीं होंगी, बैलेंसेस डिफरेंट आएंगे। तो जब बैलेंसेस डिफरेंट आएंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हमने एक एग्जाम्पल से लिया है। एक पार्ट आएगा कि आपको क्वेश्चन में कैपिटल दी होगी और एक पार्ट आएगा क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी होगी। पहले हम बेटा डिस्कस करते हैं कि कैपिटल दी है। देखो, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए ट्रेडर ऑन 1 अप्रैल 21, पास ओपनिंग एंट्री, राइट। अब हमें बैलेंस दे रखा, कैश 8,000, बैंक बैलेंस 20,000, स्टॉक 54,000 एंड डेटर्स। डेटर्स बेटा बहुत सारे जो हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उनकी लिस्ट होती है, तो यहाँ पर हमने डेटर्स का अमाउंट कितना दे दिया, 47,000। अब इसमें एक व्यक्ति नहीं है, अलग अलग व्यक्ति हैं। एक पलक है 12,000 से, विजय 15,000 एंड विशाल 20,000। इन तीनों का टोटल 47,000 है और मशीनरी 60,000। तो हमने जैसा आपको बताया था सारी एसेट्स को डेबिट कर दिया, कैश डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट एंड डेटर्स का टोटल 47 लिख दिया। इसकी डिटेल यहाँ पे हमने शो कर दी, पलक, विजय, विशाल। हम ऐसा भी कर सकते थे कि डायरेक्ट कर देते पलक डेबिट, विजय डेबिट, विशाल डेबिट और यहाँ पे अमाउंट लिख देते, लेकिन ये एक अच्छा सा वे है, तो मैंने आपको इस तरीके से करके दिखा दिया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। एक मशीन थी, यहाँ पे डेबिट कर दी हमने, सारी एसेट्स डेबिट कर दी। और लाइबिलिटीज में हमारे क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, वो लिख दिए। क्रेडिटर्स के भी दो पार्ट थे, एक चंदन है और एक मधुर है। चंदन 7,000 एंड मधुर 13,000, तो इनको भी यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया, अमाउंट क्लियर हो गया।
और कैपिटल हमें 2 लाख दे रखी है। अब जब हमने इन साइड्स का टोटल किया तो क्रेडिट साइड का टोटल है 2,20,000 और डेबिट साइड का टोटल जो है वो 31,000 से कम आ रहा है। टोटल अब हम इसका करेंगे तो हमारा 31,000 से कम आएगा, यानी कि हमारा जो टोटल है वो 1,89,000 आ रहा है। तो चूंकि ये डेबिट साइड कम है तो उसका जो डिफरेंस है हम गुडविल में ट्रांसफर करते हैं। अगर हमारी डेबिट साइड छोटी है तो हम उसको क्या मानेंगे, गुडविल। राइट, समझ आ गया होगा आपको। सेकेंड पार्ट में व्हेन कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी है तो हम कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको भी हम बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ विशेष स्टोर्स ऑन 1 अप्रैल 21। यहाँ पे ये बैलेंसेस दे रखे हैं आपको। कैश 15,000, बैंक बैलेंस 5,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 3,600 एंड डेटर्स 24,000। डेटर्स के भी पार्ट है, ए 6,000, बी 8,000 एंड सी 10,000। इन तीनों का टोटल 24,000। और इसी तरीके से बच्चों लाइबिलिटीज में बैंक लोन 10,000, क्रेडिटर्स 12,500 और इसमें ये भी दो पार्ट है, अगम 5,000 एंड निगम 7,500। हम लोगों ने सारी एसेट्स डेबिट कर दी, डेटर्स को एज इट इज यहाँ पे 24 लिख दिया और इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। बैंक लोन लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी में लिख दिया, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में लिख दिया। अब जब हमने इन साइड का टोटल किया तो हमारा क्रेडिट साइड कम आई है और डेबिट साइड ज्यादा आई है। इनका जो डिफरेंस है उसको हमने क्या लिख दिया, कैपिटल। एसेट शॉर्ट है तो गुडविल लिखेंगे और अगर लाइबिलिटी शॉर्ट है तो उसको कैपिटल लिखेंगे। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो उसको लिखते हैं और इसको शॉर्ट में हमने ये एंट्री बना दी। तो बच्चों ये आपकी ओपनिंग एंट्री है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम ओपनिंग एंट्री किस तरीके से बनाते हैं। जितने भी हमारे बैलेंसेस हैं, ओपनिंग बैलेंसेस हैं, उनको एक एंट्री की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इनके बैलेंसेस इन लेजर्स में सब ट्रांसफर हो जाएंगे और फिर हमारी नई बुक्स स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपका इसका इंपॉर्टेंट पार्ट चलता है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी क्या है, मल्टीपल टैक्सेस की जगह अब हमने एक टैक्स बढ़ा दिया। पहले मैं आपको बताता हूँ टैक्स कितने होते हैं। टैक्स बेटा दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो होता है जो कि जो पे है उसे डायरेक्ट पे करना, जैसे इनकम टैक्स। जिसकी इनकम है वही टैक्स पे करेगा ना, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं कि जिसपे वो टैक्स ले भी होता है वो पे नहीं करता है, अदर्स उसको पे करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सेल टैक्स। सेल किसकी हो रही है, शॉपकीपर की, लेकिन टैक्स किससे कलेक्ट होता है, पब्लिक से। तो ये आपके जो इनडायरेक्ट, पहले मल्टीपल टैक्सेस चलते थे, अब हमने उन टैक्सेस को कंबाइन करके एक कॉमन और कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्लैब बना लिया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि जीएसटी क्या है। और ये जीएसटी तीन तरीके की होती है, एक होती है सीजीएसटी, एक होती है एसजीएसटी और एक होती है आईजीएसटी। सीजीएसटी होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आप सोचोगे कि ये तीन तरीके की टैक्सेस हैं, हम किस तरीके से इनको रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए देखिए, ये हमने एक इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर लिया कि अगर हम विद इन द सेम स्टेट गुड्स की सेल परचेज करते हैं तब हमारा जो टैक्स लगता है वो लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और अगर हम इंटर स्टेट में करते हैं, जैसे आप दिल्ली में हैं और आप हरियाणा या दूसरी स्टेट में गुड्स की सेल परचेज करते हैं, तब वहां पे कौन सा लगेगा, आईजीएसटी। तो आपको ध्यान रखना है कि विद इन द स्टेट इसको हम इंटर स्टेट बोलते हैं, एक ही स्टेट के अंदर डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम गुड्स की सेल परचेज कर रहे हैं तो वहां पे जो टैक्स लगेगा वो कौन सा होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस सर्विस टैक्स के हमने जितना भी टैक्स लगना होता है उसके हम दो पार्ट कर लेते हैं, हाफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और हाफ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। एक होता है इंटर स्टेट सेल यानी कि इंटर स्टेट टैक्स, तो वो होता है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
ये यहाँ पे और हमने क्लियर कर लिया है। देखिए ये आपका CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट एंड IGST इंटीग्रेटेड। Central Goods and Service Tax. It is levied on intrastate. Intrastate का मतलब within the state. Within the state goods की सप्लाई होगी तब जो टैक्स लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये होता है इट इज लेविड ऑन द इंट्रास्टेट, तो सेम हो गया, CGST SGST इंट्रास्टेट में लगता है। एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज लेविड ऑन इंटर स्टेट, यानी कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे अगर टैक्स चार्ज कर रहे हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गुड सप्लाई कर रहे हैं और टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? IGST। अब यहाँ पे आपको ये शॉर्ट में ये 3 टर्म याद करनी है, CGST SGST एंड IGST। जितना भी ये हमारा ये इंटर स्टेट टैक्स होता है, तो स्टेट्स आपस में शेयर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये इन दोनों का टोटल जो है वो IGST होता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे GST इज चार्ज एंड कलेक्टेड बाय सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड पेड बाय द बायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। चार्ज कौन करता है? सेलर। पे कौन करता है? बायर। ठीक, आपको ये क्लियर हो गया। और ये कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। जितने भी गुड्स की लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस होते हैं उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस आता है उस पर हम ये टैक्स चार्ज करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट में बच्चों बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंड करो, तब आपको ये पोर्शन बहुत आसान लगेगा। और मेरे को लग रहा है कि आप बहुत जल्दी इसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उसके लिए बोलना। जैसे कि आपने ये पिछली वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स किया, तो मेरे को लग रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। GST is paid by purchaser of goods and services is input, यानी कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उस टाइम पे जो हम टैक्स पे करते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट GST। और जब सेलर परचेज करता है, आउटपुट किसको बोलते हैं? प्रोडक्शन को। तो सेलर जो कलेक्ट करता है यानी कि GST कलेक्टेड बाय सेलर, उसको बोलते हैं आउटपुट GST। आप लोगों को ये भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस क्या है। परचेज कर रहे हैं तो इनपुट GST, सेल कर रहे हैं तो आउटपुट GST। GST is charged by registered sellers of the goods and services। जो लोग GST चार्ज करते हैं उसके लिए उन्हें GST काउंसिल में रजिस्टर्ड होना होता है और गवर्नमेंट के पास उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। जो अनरजिस्टर्ड फर्म्स हैं वो GST चार्ज नहीं कर सकते। On intra-state sale, both CGST and SGST are charged। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इंट्रा स्टेट है यानी कि विद इन द स्टेट्स हैं तो हम वहाँ पे 2 टैक्सेस चार्ज करते हैं, CGST एंड SGST। और वो भी कैसे चार्ज करते हैं बेटा? हाफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट, जो भी रेट है उसका इक्वल यानी कि हाफ हाफ शेयर कर लेते हैं, यानी कि हाफ स्टेट गवर्नमेंट का हो गया और हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। ऑन इंटर स्टेट IGST चार्ज, तो अगर इंटर स्टेट है किसी दूसरी स्टेट में तो वो जो टैक्स चार्ज होता है वो क्या कहलाता है? IGST। छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने क्लियर किया है, मैंने कोशिश की कि इनके पॉइंट्स बना के बच्चों को रेडीमेड दे दें, जिससे कि उनको जहां समझ में नहीं आए एकदम वीडियो देखें और उनको पॉइंट क्लियर हो जाए। GST इज नॉट चार्ज ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस अगेंस्ट सेल। अगर हम किसी कस्टमर ने मैं एडवांस पेमेंट कर दिया सेल के लिए तो उस पर GST चार्ज नहीं होगा, ध्यान रखना बच्चों। ऑल्सो इट इज नॉट पेड ऑन पेमेंट ऑफ एडवांस, और अगर हम गुड्स परचेज करते हैं, कोई एसेट परचेज करते हैं, उसके लिए हम कोई एडवांस पेमेंट कर देते हैं, उस पर भी GST नहीं लगता है। GST कब लगेगा? जब वो ट्रांजेक्शन हो जाएगा। When GST is not charged by the seller of goods or services but it is paid to the government account directly, यानी कि GST जो है वो सेलर चार्ज नहीं करता बल्कि जो बायर है या कस्टमर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज। आपके लिए ये नई टर्म है, इसको आप ध्यान रखें। ये क्या कहलाती है बेटा? रिवर्स चार्ज। इट इज पेड डायरेक्टली इनटू गवर्नमेंट अकाउंट। अब ये किस केसेस में डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, तो वो पॉइंट भी मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। हर चीज को ध्यान से सीखो। फी पेड टू अ लॉयर, अगर लॉयर को फी पे की जा रही है तो डायरेक्टली वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है। फी पेड आउटसाइड द इंडिया, अगर हम इंडिया से बाहर कहीं कोई पेमेंट्स कर रहे हैं फीस का
सर्विसेज के लिए वो चार्ज हो जाएगा। पेमेंट फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट, किसी का कॉपीराइट यूज कर रहे हैं उसके चार्जेस गवर्नमेंट अकाउंट में जाते हैं। एंड व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स, जो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स है, जो कि ITR रिटर्न नहीं सबमिट करते, तो उनके लिए जो है हम टैक्स कहाँ जमा करते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट अकाउंट। चलिए, आपको ये बात समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना तभी आपको समझ आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। जीएसटी में एक टर्म हम यूज करते हैं कि रिवर्स चार्ज। जीएसटी की पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगी, अच्छी तरीके से समझो, एक एक चीज आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। पूरा आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हमें सब कुछ पता है जीएसटी क्या होती है, किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, और मैंने यहाँ पे आगे इसमें सब कुछ इंक्लूड किया है। चलो ध्यान से देखो। जीएसटी इज जीएसटी पेड इज रिवर्स। रिवर्स का मतलब जब हम पे कर रहे हैं तो जीएसटी को डेबिट करेंगे, इनपुट जीएसटी को, अब हम उसे वापस क्रेडिट कर रहे हैं, तो यानी कि रिवर्स कर रहे हैं, उसी को हम रिवर्स चार्ज बोलते हैं। यानी कि हमने पहले उसको डेबिट कर दिया था, अब हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो ऐसा किन किन केसेस में होता है वो मैं केस बताता हूँ। परचेज रिटर्न, जब हमने गुड्स परचेज किया था तो इनपुट जीएसटी को डेबिट किया था, अब हमने गुड्स वापस कर दिया सप्लायर को, तो हम इनपुट जीएसटी को क्रेडिट कर देंगे। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, ओनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिए, तो ओनर ने जब गुड्स परचेज किया था तब वो टैक्स पे कर चुका ना, लेकिन अपने लिए वो टैक्स यूज नहीं करेगा, तो उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। एंड गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड बाय डिस्ट्रॉयड और स्टोलन, इस केस में भी जो गुड्स लॉस्ट हो गया, जब हमने गुड्स परचेज किया तो जीएसटी को डेबिट किया था, अब वो गुड्स लॉस हो गया तो हम उसको जो है उसकी वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए जीएसटी को क्रेडिट कर देंगे। सेम goods distributed as free samples and goods given away as charity, तो ये वो केसेस हैं जिसमें कि जीएसटी को, जो जीएसटी पेड है उसको हम रिवर्स कर देते हैं। तो ये कहलाता है आपका रिवर्स चार्ज। आप लोगों को समझ आया होगा कि रिवर्स चार्ज क्या है, क्या इसकी कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, यानी ये बेटा वो केसेस हैं जिसमें जीएसटी चार्ज नहीं होता। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जनरल एंट्री बनाते हो, जब आप रिकॉर्ड करते हो, तो आपको कभी पता ही नहीं होता कि किस में जीएसटी चार्ज करना है, किस में चार्ज नहीं करना। सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, बिल्कुल रेडीमेड है। अब आप इन्हें पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि ये वो केसेस हैं जिसमें हम जीएसटी चार्ज नहीं करते। कैपिटल इंट्रोड्यूस, ओनर ने जो कैपिटल लगाई है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये बिल्कुल एग्जेम्प्टेड केसेस होते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, वर्कर्स को जो हम वेजेस एंड सैलरीज दे रहे हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल पे कर रहे हैं, इसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एंड कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, या बैंक से कैश विड्रॉ किया है, या चेक डिपॉजिट किया है, तो बेटा ये वो सारे केसेस हैं जिसमें जीएसटी नहीं लगता। बस एक बार इन्हें अच्छी तरह पढ़ के देख लेना, एक बार इनको अपने माइंड में बैठा लेना कि ये वो केसेस हैं जिसमें जीएसटी लगाने ही नहीं है। आंख मीच की एंट्री बना दो, नॉर्मल एंट्री। कैपिटल इंट्रोड्यूस की, नॉर्मल एंट्री कैश टू कैपिटल। वेजेस का पेमेंट किया, वेजेस एंड सैलरी टू कैश, नॉर्मल एंट्री, कोई जीएसटी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस डेबिटेड टू कैश। इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट टू कैश। इंटरेस्ट रिसीव किया, कैश टू इंटरेस्ट। एंड कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक टू कैश। अगर कैश विड्रॉ कर लिया बैंक से तो क्या हो जाएगा, कैश टू बैंक। और अगर चेक डिपॉजिट कर दिया तो तब भी वही कंडीशन हो जाएगी, बैंक टू चेक इन हैंड। इस तरीके से हम ये डिफरेंट कंडीशन में रिकॉर्डिंग करेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे, लेकिन इसमें जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। ये वो आइटम्स हैं जिसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट है। अभी कुछ और आइटम है, आगे चलते हैं। चेक्स इश्यूड फॉर परचेजेस, जब हम कोई कुछ परचेज कर रहे हैं उस पर चेक इशू कर रहे हैं तब जीएसटी नहीं लगेगा। कोई कन्वेंस एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, जीएसटी नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन अभी आपने पीछे देखा था, उसमें हमने जीएसटी नहीं लगाया था। एसेट्स पे, मशीनरी, फर्नीचर, किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तब जीएसटी नहीं लगेगा। पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, अमोर्टाइज हुए, राइट ऑफ हुए, इन पे टैक्स नहीं लगे, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। एडवांस रिसीव, अगर हमने गुड्स की सेल के लिए एडवांस में पेमेंट रिसीव किया है, जीएसटी नहीं लगेगा। एडवांस पेमेंट किया है परचेज के लिए, तब जीएसटी नहीं लगेगा।
सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट, अगर हम कोई सर्विस बेटा गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, या एम्बेसीज में किसी दूसरी कंट्री के एम्बेसीज में कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं या गुड सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। एजुकेशनल और हेल्थ सर्विसेज, इन पे जीएसटी नहीं लगता, एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे भी जीएसटी नहीं लगता। तो ये वो आइटम है जो कि जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। मैंने पूरी लिस्ट दे दी आपको, अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इनको प्रिपेयर कर लेना, आपको इससे काफी कुछ हेल्प मिलेगी। चलो बेटा, अब मैं आपको जीएसटी की अकाउंटिंग करता हूँ कि यानी कि जीएसटी को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ से आपकी जो है मेरे को 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनो। यहाँ मैंने ट्रांजेक्शन लिखा, इनको इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट दोनों कंडीशन में मैं आपको साइड बाय साइड समझा रहा हूँ। गुड्स परचेज किया, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पे हम दो जीएसटी लगाएंगे। जब परचेज करते हैं, मैंने अभी आपको पहले बताया था इनपुट, तो हमने लिखा है इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड टू, अगर क्रेडिट पे परचेज किया सप्लायर का अकाउंट, कैश में परचेज किया तो टू कैश। लेकिन अगर हमने किसी दूसरी स्टेट से परचेज किया है तो हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे, आईजीएसटी। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी डेबिटेड टू सप्लायर्स अकाउंट, अगर क्रेडिट पे परचेज किया है और कैश में है तो टू कैश। एसेट परचेज करते हैं, सेम रूल, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स में जो भी एसेट होगी बेटा उसका पर्टिकुलर नेम आ जाएगा, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, जो एसेट है उसका नाम आ जाएगा। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड टू, जिससे हमने अगर क्रेडिट पर परचेज किया तो वेंडर का नाम आ जाएगा, वेंडर मतलब शॉपकीपर, और चेक से पेमेंट किया तो बैंक आ जाएगा, कैश से पेमेंट किया तो कैश आ जाएगा। इस तरीके से अगर हमने किसी दूसरी स्टेट से एसेट परचेज कर लिया है तब उसमें क्या आएगा, एसेट अकाउंट डेबिटेड आईजीएसटी, यानी कि इनपुट आईजीएसटी डेबिटेड टू वेंडर। अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं, इनपुट टर्म यूज कर रहे हैं। अभी आगे सप्लाई की आएगी, सेल की आएगी, तब हम वहां पर टर्म यूज करेंगे आउटपुट, और इनपुट क्या होती है हमारी, डेबिट होती है, तो नेचुरली आउटपुट क्या होगी हमारी, क्रेडिट होगी। चलो आगे देखो, आ गया जैसे जो मैं आपको कह रहा था वो एकदम आउटपुट भी आई गई। सेल ऑफ गुड्स, अब यहाँ पे गुड्स सेल कर रहे हैं, क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, डेटर्स का नाम आ जाएगा, कस्टमर का नाम आ जाएगा, कैश में तो कैश में और बैंक है तो बैंक में। टू सेल्स एंड टू आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, दोनों आ गए ना। अब यहाँ पे हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अगर हमने इंटर स्टेट परचेज किया है तो डेटर्स डेबिटेड, कैश डेबिटेड और बैंक डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। बस केवल इंटर स्टेट में ये सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह केवल आईजीएसटी लगानी है। देन परचेज रिटर्न, हमने जो गुड्स परचेज किया तो वो रिटर्न कर दिया। यहां से बेटा ध्यान से सुनो, हमने जो गुड्स परचेज किया था वो रिटर्न कर दिया, बिल्कुल अभी अभी आपने परचेज में इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया था ना, जब वो रिटर्न कर दिया तो हम यहाँ पे उन दोनों को क्रेडिट कर देंगे। ध्यान से देख लो, परचेज किया तो डेबिट किया था, अब हमने क्रेडिट कर दिया, यानी कि सप्लायर का अकाउंट डेबिट कर दिया। कैश और बैंक, कभी कभी क्या होता है कि सप्लायर हमारा पैसा वापस कर देते हैं तो हम एंट्री बना देंगे कैश टू परचेजेस रिटर्न, और अगर चेक दे दिया तो बैंक टू परचेज रिटर्न। और फिर यहाँ पे हमने जो जीएसटी, जो इनपुट जीएसटी डेबिट की थी उसे वापस क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे। समझ आ गया होगा। अगर हमने इंटरस्टेट परचेज किया है तो फिर यहाँ पे आएगा कि क्या नाम है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न टू इनपुट आईजीएसटी। क्लियर, समझ आया, आगे चलो। सेल्स रिटर्न, अब जैसे परचेज रिटर्न था ऐसी सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न आ गया, तुमने लिखा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। अब जो हमने आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट किया था सेल्स के टाइम पे, अब उसे क्या कर देंगे, वापस डेबिट कर देंगे। आउटपुट सीजीएसटी डेबिटेड, आउटपुट एसजीएसटी डेबिटेड टू डेटर्स और कैश और बैंक। इसी तरीके से इंटर स्टेट में क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न डेबिटेड, आउटपुट आईजीएसटी डेबिटेड टू डेटर्स और कैश और बैंक। कमीशन पेड, अब हमने कमीशन पे किया है तो इसमें अब फिर आपकी जीएसटी आ गई। कमीशन अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश और बैंक, जैसे भी हमने पे किया है। और अगर पेबल है तो आ जाएगा आउटपुट आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट।
ठीक है। और इंटर स्टेट है तो कमीशन अकाउंट डेबिटेड, इनपुट IGST डेबिटेड टू कैश और बैंक और आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। चलो अब आती है हमारी बात बेटा टेलीफोन बिल्स की, कि हम अगर टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं तो वैसे तो एक्सपेंसेस सेम रूल है, मैंने वैसे आपको अलग से मेंशन कर दिया था। टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिटेड, इनपुट CGST डेबिटेड, इनपुट SGST डेबिटेड टू कैश और टू बैंक, और अगर पे नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। लेकिन बच्चों यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम जो टेलीफोन है ये इंटर स्टेट ही होगा ना, ये तो हमारा अपने स्टेट के अंदर ही होगा, अपने सिटी में होगा, तो इसका ये इंटर स्टेट वाले उसमें आएगा। इंटर स्टेट में इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये यहाँ पे ये रूल नॉट एप्लीकेबल। IGST वाली बात इसमें, क्योंकि ये हम स्टेट लेवल पे करेंगे, नेशनल लेवल पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरीके से रेंट पे करेंगे हम एक पर्टिकुलर स्टेट में ही है तो सेम रेंट अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश बैंक और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। सेम इंश्योरेंस प्रीमियम या बैंक चार्जेस मैंने यहाँ पे क्लब कर दिया क्योंकि सेम नेचर के एक्सपेंसेस थे। इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश। देखो यहाँ पे मैंने बैंक को अंडरलाइन किया है, क्यों किया है, लेकिन जब हम बैंक चार्जेस पे कर रहे हैं तो क्या होगा, बैंक चार्जेस टू बैंक ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से एडजस्ट करता है, डेबिट कर लेगा, इसलिए हम कैश में नहीं पे कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस टू बैंक, इसको हम पर्टिकुलरली बैंक के लिए शो करेंगे। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स, अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। हम मैंने आपको बताया था कि गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे शो करने के लिए हम परचेजेस को क्रिएट करते हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, और ये जो हमारी GST उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। आपको याद आ रहा है ना, रिवर्स चार्जेस सब यहाँ पे यूज हो रहे हैं, हमने उसको यूज कर लिया, इनपुट CGST टू इनपुट GST टू इनपुट SGST। और अगर ये इंटरस्टेट है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस टू इनपुट IGST। पोस्टेज और कोरियर एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, postage and courier expenses debited to input GST debited, input SGST debited to cash बैंक और आउटस्टैंडिंग चार्जेस। तो बेटा ये आपको एक्सपेंसेस समझ में आ गए होंगे और ये इंटरस्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। सेम रेंट रिसीव किया, कैश और बैंक डेबिटेड टू रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। इनकम है तो इसको क्रेडिट करना होगा, इस एंट्री को आप अच्छी तरीके से देख लेना। तो यहाँ पे आपको ये GST से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन्स थे सब मैंने आपको डिस्कस किए और आपको समझ आए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि GST को सेट ऑफ करना क्या होता है। अब हम पे एक इनपुट CGST है, एक आउटपुट CGST है, और एक ये हम पे 3 तरीके की GST होती है, IGST, CGST एंड SGST। दोनों के दो पार्ट होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। हम इसको क्या करते हैं, ईयर के एंड में सेट ऑफ करते हैं कि इनपुट को इनपुट से एडजस्ट करते हैं और जो डिफरेंस होता है उसको पे करते हैं। तो कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। IGST है तो वो जैसे इनपुट IGST है, इसको हम क्रिएट करेंगे तो हम डेबिट करके सेट ऑफ किससे करेंगे, आउटपुट IGST से, आउटपुट CGST से और आउटपुट SGST से। इन तीनों को हमने इसी ऑर्डर में मेंटेन करना है। पहले IGST को IGST से सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद अगर ये IGST ज़्यादा है तो जो डिफरेंस है उसे CGST से एडजस्ट करेंगे, और अगर ये CGST के बाद भी बचती है तो किससे करेंगे, SGST से करेंगे, और अगर उसके बाद भी बचती है तो ये हमारी एसेट साइड में शो होगी। इसी तरीके से CGST है, पहले हम इसको IGST से एडजस्ट करेंगे, फिर वापस किससे एडजस्ट करेंगे, CGST को SGST से नहीं करेंगे, जो होता है उससे ही करते हैं। यानी कि CGST को पहले IGST से करेंगे, IGST के बाद बचता है तो CGST से करेंगे। इसी तरीके से SGST को पहले IGST से करेंगे, फिर SGST से करेंगे। बड़ा ध्यान से देख लो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से सेट ऑफ करते हैं। इसको मैं आपको आगे न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, और वो चीज़ यहाँ पर आ गई कि हम किस तरीके से सेट ऑफ करते हैं। फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट GST फ्रॉम आउटपुट GST, मैंने यहाँ पे कॉमन वर्ड GST लिख दिया क्योंकि वो सारी डिटेल में यहाँ पर दिखा रहा हूँ।
देखो, फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट CGST फ्रॉम आउटपुट CGST। अब हम इनपुट CGST को किससे एडजस्ट कर रहे हैं? आउटपुट CGST से। तो आउटपुट CGST को हमने डेबिट कर दिया, इनपुट को क्रिएट कर दिया, सेट ऑफ हो गए, यानी कि वो कैंसिल हो गया इसका इफेक्ट। फॉर सेटिंग ऑफ SGST इनपुट SGST फ्रॉम आउटपुट SGST, तो यानी कि आउटपुट SGST डेबिटेड टू इनपुट SGST। बेटा समझ में आ रहा है ना? चलो, फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट IGST फ्रॉम आउटपुट IGST। अब हम किसको सेट ऑफ कर रहे हैं बच्चों? IGST को। पहले हम किसको सेट ऑफ कर रहे थे? CGST और SGST को। यहाँ पे हमने CGST और SGST को एडजस्ट किया, CGST को CGST से और SGST को SGST से। इसके बाद IGST को किससे एडजस्ट करेंगे? IGST से, यानी कि सेटिंग ऑफ इनपुट IGST फ्रॉम आउटपुट IGST। आउटपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट IGST, ये सेट ऑफ हो गया। देन सेटिंग ऑफ इनपुट CGST फ्रॉम आउटपुट IGST। अब देखो, CGST को पहले CGST से किया, उसके बाद CGST को किससे कर रहे हैं हम बच्चों? IGST से। तो यहाँ पे हम लिख दिया आउटपुट IGST टू इनपुट CGST, ये भी एडजस्ट हो गया। अब हम एडजस्ट कर रहे हैं SGST को। पहले हमने SGST को SGST से किया था, उसके बाद किससे करेंगे? SGST को IGST से। आउटपुट IGST डेबिटेड टू इनपुट SGST, ये हमने यहाँ पे इनको एडजस्ट कर लिया। अभी हम पे दो सेट ऑफ करना और बाकी है, और वो क्या है कि फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट्स SGST फ्रॉम आउटपुट IGST। अब जो हमारा इनपुट SGST है उसको बाकी किससे कर रहे हैं? IGST से। तो आउटपुट IGST टू इनपुट SGST। इसके बाद हमारा बचता है बेटा फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट IGST फ्रॉम आउटपुट SGST। इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू आउटपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट IGST अकाउंट। इतना सेट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना। अगर हम पे आउटपुट का बचता है, CGST आउटपुट बचता है, उसको डेबिट कर दिया, और आउटपुट SGST है उसको डेबिट कर दिया, और आउटपुट IGST है, तीनों में से जो भी बैलेंस बचेगा उसे कैश और बैंक से गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये टोटल GST की कॉन्सेप्ट समझ आ गई कि किस तरीके से हम इसको सेट ऑफ करते हैं, क्या GST की कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। आपको समझ आ गया कि GST क्या होती है, GST की किस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं, कौन कौन से आइटम है जो कि हम एग्जेम्प्ट करते हैं, जो GST में नहीं आने चाहिए, कौन कौन से आइटम है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं और किनको रिकॉर्ड नहीं करते। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको GST के रेट्स दिखा दिए कि GST के क्या रेट्स होते हैं। ये आपकी नॉलेज के लिए, आपकी एकदम हर चीज़ आपको आनी चाहिए। ये एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट पे 0%, प्रायोरिटी गुड्स एंड कॉमन गुड्स में जो है 5%, और एरेटेड ड्रिंक्स, लग्जरी कार्स, इन आइटम्स में हमारा 28%, एंड रेजिडेंशियल एंड रेजिडुअल स्टैंडर्ड रेट्स कितने? 12% से 18 के बीच में। इसके बाद एक और इसमें टर्म है गोल्ड, प्रीशियस स्टोन, इस पे 3% होता है, एंड डायमंड पे हम लेते हैं 0.25%। ये रेट्स आपको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो देखो, ये यहाँ पे आपको डिफरेंट आइटम समझ में आ रहे होंगे कि ये रेट स्लैब है, नंबर ऑफ आइटम्स हैं, यानी कि 0% पे 183 आइटम्स है। मोस्टली आइटम क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। 5% GST जिन पे लगता है वो 308 आइटम्स हैं, और ये क्या है? ब्रांडेड सीरियल्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, इंसुलिन, फुटवियर्स, अप टू 1000 तक के आइटम जो हैं ये केवल 5% GST लगता है। एंड 12% GST किस पे लगता है? 178 आइटम्स पे। ये आइटम क्या है आपके? बटर एंड अदर फैट्स हो गए, पास्ता, डायबिटिक फूड्स हो गए, मोबाइल फोन एंड बाइसिकल, इन सब पे कितना लगता है बेटा? 12%। 18% की स्लैब में 517 आइटम्स हैं। इसमें क्या है? जैसे विनेगर हो गए, मार्बल्स हो गए, पेंट्स हो गए, प्लाईवुड हो गए, ये आइटम इस रेंज में आते हैं। और 28% जो है वो 28 आइटम्स पे है। इसमें सीमेंट, ऑटो पार्ट्स हो गए, आपके AC, टोबैको, एरोटेड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। तो आपको ये इसका एक स्लैब भी समझ में आया होगा। ये मैंने आपको नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए दे दिया है। और एक आइटम आपको और होता है वो प्रीशियस स्टोन, उस पर 0.2% का GST लगता है।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और जैसे आपने पहले रिस्पॉन्स किया है इससे भी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए।